हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है। 1 सितंबर की क्लास में नेबर्स एंड राइवल्स द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल अपने आज पढ़ने वाले हैं। ये एक क्रिकेटिंग आर्टिकल है, स्पोर्टिंग आर्टिकल है, लेकिन आपको जियो पॉलिटिकल एंगल भी इसमें मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी की वजह से क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को ओवरऑल कितना नुकसान हो रहा है इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। आर्टिकल को पढ़ेंगे अपने क्विज़ के साथ में। जो आपको पढ़ाया जाए इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब तीनों एस्पेक्ट्स इंग्लिश के इस क्विज़ में कवर होंगे। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए कुछ नया सीख। ऑलराइट, कह रहा है जी नेबर्स एंड राइवल्स। नेबर्स मतलब दुश्मन, सॉरी पड़ोसी, और राइवल्स का मतलब क्या होता है जी? आपका दुश्मन, या यूं कह दें आपका प्रतिद्वंदी, जिससे आप हमेशा होड़ में लगे रहते हैं, आप हमेशा जिससे कुछ कंपटीशन करते हैं। राइवल के लिए एक और अच्छा वर्ड है अंग्रेजी में फो। इसको फो ही नहीं बोलेंगे, फो है ना, ई को साइलेंट रखेंगे। बात हो रही है ऑन द एशिया कप नाम के क्रिकेटिंग टूर्नामेंट की। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है जी एशिया कप रिमेन्स हॉस्टेज टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। कह रहे हैं जो एशिया कप नाम का क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है, जिसको हमें द एशिया कप लिखना चाहिए, क्योंकि हर स्पोर्टिंग टूर्नामेंट के आगे जो प्रॉपर नाउन भी होता है अपने द का इस्तेमाल करते हैं। द ओलंपिक्स, द विंबलडन, द एशिया कप। कह रहे हैं ये जो द एशिया कप है ना, ये बना हुआ है, रिमेन्स है, आज भी एक हॉस्टेज, आज भी एक बंदी, आज भी एक कैदी। और किसका? इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों का, आपसी रिलेशंस का। अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो एशिया कप अच्छा हो जाता है, अगर रिश्ते ख़राब होते हैं तो एशिया कप ख़राब निकल जाता है। तो एशिया कप का क्या होगा ये बताएंगे इंडिया पाकिस्तान और इनके बीच के रिश्ते। तो ये हॉस्टेज है उनका, बंदी है उनका, कैदी है। एशिया कप आपका सब्जेक्ट है, रिमेन्स इसकी वर्ब है। व्हेन यू आर हॉस्टेज टू समथिंग, आप उस चीज़ के ऊपर पूरी तरह डिपेंड करते हैं और उसके हिसाब से ही आपका काम चलता है। हॉस्टेज के बाद में हमेशा टू लगा के बताया जाए जिसके भी आप हॉस्टेज हैं, और इसको आप कैप्टिव भी बोलते हैं। हॉस्टेज टू सारे निकाल दो, बस इतना रख दो, कैप्टिव टू, ठीक है, कैप्टिव टू। चलिए आगे बढ़े। आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। और हाँ, और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एसए, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए वो कैब शीट है अपनी आज की। 5 वर्ड्स हैं अपने पास। कैज़म, कैज़म से शुरू करेंगे। कैज़म का मतलब होता है खाई, गैप या क्रैक। समझ पा रहे हैं ना, एक दरार सी आ जाती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैज़म। देयर इज़ ऑलवेज अ कैज़म दैट सेपरेट्स वन जनरेशन फ्रॉम द अदर। हमेशा एक खाई या दरार होती है जो अलग करती है एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से। कैज़म को आप डिवाइड या फिशर भी बोलते हैं। आज ये फिशर नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपना एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब क्या है? ब्रेस से बना है। ब्रेस का मतलब होता है किसी को कस के जकड़ना, पकड़ना या गले लगाना। समझ पा रहे हैं ना, एम्ब्रेस वर्ड जो है ब्रेस से ही बना है। किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने को या अडॉप्ट करने को आप एम्ब्रेस करना कहते हैं। किसी इंसान को गले लगा लिया तब भी एम्ब्रेस किया। किसी आइडिया को, विचार को आपने अपना लिया तब भी आपने उसको एम्ब्रेस किया। द वर्ल्ड नीड्स टू एम्ब्रेस सोलर एनर्जी टू फाइट क्लाइमेट चेंज। दुनिया को ज़रूरत है अपना लेने की, एम्ब्रेस कर लेने की सोलर एनर्जी को, ताकि क्लाइमेट चेंज से फाइट किया जा सके। चलिए, इसको स्पाउस भी बोलते हैं। स्पाउस होता है आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ। अगर आप किसी को स्पाउस कर रहे हैं तो उसको हस्बैंड या वाइफ की तरह अपना रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना, ये हस्बैंड वाइफ से कैसे वर्ड बने हैं। जरूरी नहीं है किसी को वाइफ बनाओ तभी आप उसको स्पाउस करो। आपने किसी विचार को, आइडिया को भी अगर अपना लिया ना, तो उस आइडिया को, विचार को आपने स्पाउस या एम्ब्रेस किया है। अगला वर्ड अपने पास
डेलियंस, देखिए डेलियंस जो वर्ड है ना ये बना है डेली नाम की वर्ब से, और डेलियंस या डेली का मतलब होता है फ्लर्ट करना। डेली वर्ब होती है फ्लर्ट करना, डेलियंस का मतलब होता है फ्लर्टिंग या ब्रीफ कनेक्शन। बिल क्लिंटन वॉज इम्पीच्ड फॉर हिज डेलियंस विद द वाइट हाउस इंटर्न। बिल क्लिंटन जो है उसको इम्पीच किया गया था, हटाया गया था उसके फ्लर्ट की वजह से, लव अफेयर की वजह से वाइट हाउस के एक इंटर्न के साथ। क्या नाम था उनका? मोनिका लेविंस्की के साथ। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ना आप आज आर्टिकल में देखेंगे, डेली, डेली विद समबडी, किसी के साथ खेलना, फ्लर्ट करना, छेड़ना, है ना, इस तरह के काम करना। चलिए एक और वर्ड है बॉनमी, काफ़ी दिनों बाद आया है। बॉनमी का मतलब है जी खुश मिजाजी। ये वो वाले वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत अच्छे लेवल के हैं। जिन बच्चों ने नहीं सुने उनके लिए बड़े मुश्किल है इनका मीनिंग निकालना, और अक्सर आप इनको पूछा हुआ देखते हो एग्जाम्स में। याद रखना इस वर्ड को, बॉन हमी की जगह इसको बॉनमी बोलना, और खुश मिजाजी इसका मीनिंग होता है। आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट द एटमॉस्फेयर ऑफ बॉनमी वॉज सडनली गॉन। बहस के बाद जो बॉनमी का एटमॉस्फेयर था, खुश मिजाजी का जो माहौल था, अचानक से वो चला गया, वॉज सडनली गॉन। खुश मिजाजी के सारे सिनोनिम्स है भाई, एमेनिटी, जीनियलिटी, फ्रेंडलीनेस, एग्रीबलनेस, एफेबिलिटी या कोर्डिलिटी। तो आज ये वर्ड जो है ना बॉनमी आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड आज का, ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है जी सटारिकल कॉमेडी। सटारिकल कॉमेडी, इसको आयरोनी भी बोल सकते हैं, लेकिन आयरोनी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको यूज़ करके देखो। द मिनिस्टर्स एक्विटल फ्रॉम द कोर्ट वॉज अ कंप्लीट ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। जो मिनिस्टर था इसका कोर्ट से जो एक्विटल था, कोर्ट से सज़ा से बरी होने का जो काम था, वो जस्टिस की ट्रेवेस्टी थी। जस्टिस का एक बड़ा मजाक था, मखौल था। इसको मखौल बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रेवेस्टी को। वो जो है न्याय का या कानून का या इंसाफ का एक बड़ा मजाक या मखौल था। मॉकरी भी बोलते हैं इसको, पैरोडी भी बोलते हैं, फार्स भी इसका सिनोनिम है। आज आप ट्रेवेस्टी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। फर्स्ट टाइम आया है वर्ड, मैंने इसको ऐड कर दिया आपकी वोकैब शीट में। चलिए एक समरी आपको दें, किस बारे में लिखा हुआ है आपको पता लगे। क्रिकेट जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छे से खेला जाता है। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और एशिया कप जो ये स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट, ये भी बहुत धूमधाम से खेला जाता था जब तक इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े अच्छे थे। लेकिन आजकल रिश्ते अच्छे हैं नहीं, और ये एशिया कप जो है फीका सा निकल जाता है। और ऐसे कई सारे कप्स हैं क्रिकेट के जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की भेंट चढ़े हुए हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अब ये एशिया कप आने वाला है, इस साल पता नहीं क्या होगा, इंडिया मानेगा खेलने के लिए या नहीं मानेगा, पाकिस्तान तैयार होगा या नहीं तैयार होगा। और पूरे तरीके से क्रिकेट जो है बंदी बन के बैठा है इन दोनों कंट्रीज़ की राइवलरी का। और फिर आपको इसमें यह भी बताएगा कि बीच में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड, ऐसी कोई छोटी मोटी टीम्स जो आ रही हैं, बांग्लादेश तो नहीं, बांग्लादेश तो बड़ी टीम है अफगानिस्तान की, ये सारी टीम्स को बड़ा नुकसान हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के आपसी रिश्तों की वजह से। आज की टोन है अपोलोजेटिक। जब भी आपको कोई नुकसान बताया जाए आर्टिकल में और फिर खेद खेद दिखाया जाए कि यार ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो गया, तो आप जो है खेदजनक टोन का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है अपोलोजेटिक टोन, जिसमें आप अपना दुख बताते हैं। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। आज नई टोन है, इसको ध्यान देना। करे द एशिया कप, अ टूर्नामेंट ओरिजिनली लॉन्च्ड टू प्रमोट एशियन सॉलिडारिटी इन क्रिकेट, इज ऑफन caught between the fissures that define Indian subcontinental history। कह रहे जो द एशिया कप नाम का टूर्नामेंट है क्रिकेट का, कह रहे जो एक ऐसा टूर्नामेंट है, शुरुआत में लॉन्च किया गया था प्रमोट करने के लिए एशिया में सॉलिडारिटी को। सॉलिडारिटी मतलब यूनिटी, एकता। और किस चीज़ में? क्रिकेट नाम के इस खेल में। कह रहे ये जो कप है, कह रहे ये ऑफन जो है अक्सर कोट हो जाता है, पकड़ा जाता है दो चीज़ों के बीच में। और किसके बीच में? फिशर्स के बीच में, दरारों के बीच में, कई तरह की दरारों के बीच में। और ये वही दरारें हैं, फिशर्स हैं, डिवाइड्स हैं, जो डिफाइन करती हैं, परिभाषित करती हैं। और किसको परिभाषित करती हैं भाई? भारत की सब कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री को, भारत की उपनिवेशवादी हिस्ट्री को, है ना। यहाँ पे इंडिया था, फिर पाकिस्तान बनाया गया उसमें से काट के, तो ये पूरी हिस्ट्री है। उसी हिस्ट्री के बीच में एक कप जो है हमेशा फंसा रहता है। चलिए एशिया कप आपका सब्जेक्ट है, इज गॉट इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट टेंस में। एशिया कप पकड़ा जाता है, एशिया कप इज गॉट। फिशर आप देख चुके हैं, दरार को बोलते हैं, डिवाइड को बोलते हैं, खाई को बोलते हैं। दैट आया फिशर्स के लिए, क्योंकि फिशर्स प्लूरल है इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है। चलिए सॉलिडारिटी आप समझ गए होंगे, यूनियन को, एकता को, यूनिटी को आप बोलते हैं सॉलिडारिटी। ये जो बीच में पूरा फ्रेज आपने देखा, इस कॉमा से इस कॉमा तक, इस फ्रेज को हम बोलते हैं नाउन इन ऑपोजिशन।
क्या बता रहा है ये? एशिया कप के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एशिया कप क्या है? ये एक टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट है? जो शुरुआती तौर पे लॉन्च किया गया था। लॉन्च यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया है ना टूर्नामेंट के लिए। इन चीज़ों को समझोगे तभी आप जो है ना सेंटेंस का मीनिंग निकाल पाओगे, नहीं तो आप सोचोगे एशिया कप ने किसको लॉन्च कर दिया भाई। ऐसा नहीं है, लॉन्च्ड एशिया कप की वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है टूर्नामेंट नाम के नाउन के लिए। और ये पूरा जो फ्रेज है आपको इस इंफॉर्मेशन को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को दे रहा है इस नाउन के हिसाब से। चलिए और आगे बढ़ेंगे। स्टार्टेड इन 1984 with bonhomie between the big three, India, Pakistan and Sri Lanka. The championship soon became captive या hostage to political issues. कह रहे जो स्टार्ट हुआ था 1984 में, और कैसे? बोनोमी के साथ में, खुशमिजाजी के साथ में, बिग थ्री के साथ। बिग थ्री मतलब 3 बड़े कंट्रीज एशिया के जो क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया, पाक और श्रीलंका। कह रहे जी ये जो हुआ ना इस तरीके से 1984 में जो शुरू, कह रहे ये चैंपियनशिप बहुत जल्दी बन गई, एक बंदी, एक कैप्टिव, एक हॉस्टेज, और किसका? पॉलिटिकल इश्यूज़ का, सियासी मुद्दों का। अच्छा कौन सा इशू है भाई? कह रहा जी वही इशू है दैट क्रॉप्ड अप बिटवीन दीज नेशंस विद द इंडिया पाकिस्तान नैरेटिव बीइंग द प्राइमरी बेसिस फॉर ग्रजेस। कह रहे ये वही इश्यूज़ हैं जो क्रॉप अप हुए, जो निकल करके आए, इमर्ज हुए। क्रॉप अप होना यानी इमर्ज होना, है ना? और किन के बीच में? इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में। 1989 में कभी राजीव गांधी को मार दिया गया लिट्टे के द्वारा, है ना? फिर 1997-98 में ऑपरेशन विजय हुआ, इंडिया पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ। तो कह रहे ये वही पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो बार बार खड़े हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं इन तीनों देशों के बीच में, बिटवीन दीज नेशंस। और ये सारा काम कैसे होता है? ये साथ ही होता है विद इंडिया पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसके होने के साथ ही प्राइमरी बेसिस, सबसे बड़ा मुद्दा ग्रजेस का, इन सारी कंप्लेंट्स का, इन सारे लड़ाइयों का, ऐसा समझ लो। ठीक है, समझे सेंटेंस को? तो पहले तो बड़ा अच्छा चल रहा था 84 में जब शुरू किया गया था, लेकिन बाद में कभी कुछ 3 कंट्रीज आपस में क्रिकेट नहीं खेल पा रही है इस कप के अंडर। चैंपियनशिप आपका सब्जेक्ट है, बिकेम इसकी वर्ब है, दैट आया है इश्यूज़ के लिए, दैट की वर्ब है क्रॉप्ड अप। क्रॉप अप होना, किसी चीज़ का उभर करके आना। कैप्टिव टू, हॉस्टेज टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है जब भी आप किसी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होंगे, है ना? डिपेंड होने का मतलब समझ रहे हैं ना, बंदी हैं आप उसके। बॉनमी आप जानते हैं खुश मिजाजी को बोलते हैं। ग्रजित होता है किसी के लिए मन में गुस्सा, रिसेंटमेंट, किसी के लिए मन में रख के बैठ जाते हो ना, आप उसी को बोलते हैं ग्रज। चलिए और आगे बढ़ेंगे। कह रहे जी स्टिल द कॉन्टिनेंटल स्कर्मिश हैज़ डिवेलप्ड डीप रूट्स, लास्टेड द डिस्टेंस, embraced new teams such as Bangladesh, Afghanistan, and even had Hong Kong and the United Arab Emirates. कह रहा है इसके बावजूद स्टिल जो ये कॉन्टिनेंटल स्कर्मिश है, ये जो कॉन्टिनेंट के अंदर होने वाली, एशिया में होने वाली झड़प है, स्कर्मिश मतलब झड़प, इसको फ्रे भी बोलते हैं, स्कफल भी बोलते हैं। कह रहा है जी ये स्कर्मिश जो है ना, ये डेवलप कर चुकी है, विकसित हो चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है, और क्या, डीप रूट्स को, बहुत गहरी जड़ों को। तो बावजूद इसके एशिया कप जो है अपनी जड़ें बना चुका है पिछले 25-30 सालों में, जब से शुरू हुआ है। कह रहा है और इसने लास्ट किया है डिस्टेंस को, इसने पूरी दूरी को तय किया है 1984 से आज 2023 तक। और क्या किया? इसने अपनाया है, एम्ब्रेस किया है नई टीम्स को, जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और यहाँ तक कि इसमें हुआ करता था हांगकांग और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी, जो कि शायद एशिया का पार्ट नहीं है। हांगकांग तो है, यूएई तो मिडिल ईस्ट का पार्ट हो गया ना, तो यूएई जो है वो भी इसके अंदर खेल के गया है। चलिए सेंटेंस समझ में आ गया। स्कर्मिश, यहाँ पे इस टूर्नामेंट की बात हो रही है। कॉन्टिनेंटल स्कर्मिश मतलब एशिया कप, स्कर्मिश मतलब झड़प होती है। इसकी 3-4 वर्ब्स हैं। पहली है हैज़ डिवेलप्ड, दूसरी वर्ब है हैज़ लास्टेड, लास्ट और डिस्टेंस करना यानी दूरी को तय करना। तीसरी वर्ब है हैज़ एम्ब्रेस्ड, और चौथी वर्ब है हैज़ हैड। ये रख चुका है, हैज़ हैड, ये रख चुका है हांगकांग और यूएई की टीम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यूनाइटेड आ गया, प्लुरैलिटी आ गई, इसलिए आपने इसके आगे द देखा। हांगकांग में प्लुरैलिटी नहीं आती है तो द नहीं लगाया, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में नहीं आती है तो द नहीं लगाया। हमेशा उस जोग्राफिकल लोकेशन के आगे द लगाना है जिसमें प्लूरल की फीलिंग आए, यूनाइटेड लगा हो या लास्ट में एस आ रहा हो। कह रहे जी एंड व्हेन द 16th एडिशन कमेंस्ड एट मुल्तान इन पाकिस्तान ऑन वेंसडे, इवन नेपाल वॉज इन द फ्रे। और कह रहे जब 16वां एडिशन शुरू हुआ, 16वां एशिया कप जो है शुरू हुआ, कमेंस हुआ मुल्तान में, पाकिस्तान में, वेंसडे को, बुधवार को। तो यहाँ तक कि नेपाल जो था वो भी फ्रे में था, वो भी जंग में था। व्हेन यू आर इन द फ्रे, आप जो है जंग का हिस्सा हैं, आप भी compete कर रहे हैं, खेल का हिस्सा है।
ठीक है। चलिए 16th एडिशन की वर्ब है कमेंस्ड, नेपाल की वर्ब है वॉज। कह रहे जी द लेटेस्ट एडिशन हैज ऑल्सो हैड इट शेयर ऑफ हार्ड वन। कह रहे जो लेटेस्ट एडिशन है 16वां एशिया कप है, इसका खुद का भी हिस्सा है, शेयर है हार्ड वन का। हार्ड वन क्या होता है? डिस्कम्फर्ट, है ना। किसी चीज़ को लेकर के जब आपका दिल जलता है, दिल कब जलेगा समझते हो ना, हार्ड वन मतलब दिल का जलना। बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो किसी चीज़ को लेकर के, डिसअपॉइंटेड होते हो, डिस्कम्फर्ट में होते हो। तो कह रहे हैं जी इसके वाले जो 16 वाला जो एडिशन है, इसमें भी काफ़ी आपको डिसकम्फर्ट और डिसअपॉइंटमेंट या हार्ड वन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? कह रहे जी वो इसलिए, ओरिजिनली स्केड्यूल्ड टू बी एंटायरली हेल्ड बियॉन्ड द वाघा बॉर्डर, इंडियाज रिफ्यूजल टू टूर पाकिस्तान फोर्स्ड अ कॉम्प्रोमाइज विद श्रीलंका स्टेपिंग इन एज अ को होस्ट। कह रहे शुरुआती दौर पे जो स्केड्यूल था एंटायरली हेल्ड किया जाना, पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना वाघा बॉर्डर के पार। वाघा के पार का मतलब कहाँ? पाकिस्तान में। तो कह रहे जी शुरुआत में जो स्केड्यूल था कि पूरे तरीके से पाकिस्तान में ही होने वाला है। कह रहे फिर हुआ क्या? कह रहे जी इंडिया की जो रिफ्यूज़ल है टूर करने की पाकिस्तान को, इंडिया की जो मनाही है पाकिस्तान में जाने की, उसने फोर्स कर दिया एक समझौते या कॉम्प्रोमाइज़ को। और किसके साथ? ये सारा काम हुआ श्रीलंका के स्टेप इन करने के साथ ही। स्टेप इन करना यानी इंटरवीन करना, दखल अंदाजी करना, आगे आना। इंडिया श्रीलंका के आगे आने के साथ ही एक को होस्ट के तौर पे, सह मेजबान के तौर पे। तो ओरिजिनली पूरा पाकिस्तान में होना था। इंडिया ने बोला अगर पाकिस्तान में पूरा करवाना है तो फिर हमें छोड़ दो, आप खेल लो। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? श्रीलंका आगे आया और उसने बोला कि कोई बात नहीं, इंडिया के मैचेस तो हम श्रीलंका में ही करवा लेंगे, पाकिस्तान श्रीलंका आ जाएगा अगर उसको खेलना होगा तो। इस तरीके से सेंटेंस बना हुआ है, इसलिए इसमें आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली। अब ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं ना, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। अब मैं समझाऊंगा ना तो फिर मज़ा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी बच्चों ने बेसिक्स किए नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप खुद बताओ इस सेंटेंस में आपको क्या गलती लग रही है। हिंट मैं दे देता हूं, डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज, डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज। अब इतनी से आपको हिंट मिल जाएगी, ठीक है। कोशिश करो, चलो बता भी देंगे आपको, कमेंट्स में बताओ। चलिए स्टेप इन करना आप समझते हैं ना, इंटरवीन करना, दखल अंदाजी करना है, आगे आना। कह रहे जी इंडिया पाकिस्तान ब्रिसल्ड एंड देन गॉट प्रैक्टिकल एंड इट इज़ अ सैड रियलिटी दैट इंडियाज लास्ट टूर ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री हैपेंड ड्यूरिंग द 2008 एशिया कप इन कराची। कह रहे पहले तो पाकिस्तान ने ब्रिसल किया, ब्रिसल करना यानी सख्त हो जाना एकदम, है ना, किसी बात पे अड़ जाना, स्टिफ हो जाना। कह रहे लेकिन फिर गॉट हो गया प्रैक्टिकल, फिर पाकिस्तान जो है प्रैक्टिकल हो गया, व्यवहारिक हो गया, अपनी जो है सख्ताई इसने छोड़ दी। और कह रहे ये बड़ी एक सैड रियलिटी है, बड़ी ही सैड करने वाली हकीकत है कि इंडिया का जो लास्ट टूर था इस पड़ोसी देश का, पाकिस्तान का, वो हैपन हुआ था 2008 के एशिया कप में जो है कराची में। तो ये जो है ना, मतलब पूरी सिचुएशन बता रहा है आपको हिस्ट्री के साथ में। पाकिस्तान ब्रिसल्ड, पाकिस्तान सख्त हुआ, ब्रिसल्ड इसकी वर्ब है। दूसरी वर्ब है गॉट प्रैक्टिकल, पाकिस्तान जो है व्यवहारिक हो गया और ढीला हो गया। इट की वर्ब है इस, टूर की वर्ब है हैपेंड, हैपेंड का मतलब होता है टेक प्लेस करना, किसी घटना का घटित होना। फिर क्या हुआ? कह रहा है जी मच वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द इंडस बट ओल्ड वुंड्स कंटिन्यू टू फेस्टर। कह रहा है जी बहुत सारा पानी जो है फ्लो कर गया है इंडस नदी में, बहुत सारा पानी जो है बह गया है सिंधु नदी में, लेकिन ओल्ड वुंड्स जो हैं, पुराने जो जख्म हैं, वुंड मतलब जख्म, वो जारी हैं हरे रहना, फेस्टर करना। अगर आप फेस्टर कर रहा है कोई वुंड तो मतलब वो जख्म हरा है ना, अभी उसका सही होना बाकी है। अब आप सोच रहे हो कि सेंटेंस बड़ा अजीब सा है, सिंधु नदी में, इंडस नदी में पानी बह गया तो इससे जख्मों का क्या कनेक्शन है? तो ये अंग्रेजी में एक इडियम है, वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द इंडस या द थेम्स या द ब्रिज। अगर इंग्लैंड में बोल रहे हैं तो लोग थेम्स बोल देते हैं, इधर इंडिया की तरफ बोल रहे हैं तो इंडस बोल देते हैं। और इस इडियम का मतलब ये होता है कि काफ़ी वक्त गुजर गया है इस घटना को। मच वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द ब्रिज, फ्लोन डाउन द इंडस, फ्लोन डाउन द थेम्स। समझ पाए ना? तो कह रहे इस घटना को काफ़ी वक्त गुजर गया 2008 की, लेकिन आज भी पुराने जख्म हरे हैं, कंटिन्यू टू फेस्टर कर रहे हैं। फेस्टर का मतलब आप समझते हैं। कह रहे द करंट वर्जन हैज़ 6 टीम्स स्प्लिट इंटू 2 ग्रुप्स लीडिंग टूवर्ड्स अ सुपर फॉर स्टेज। कह रहे जो करंट वर्जन है 16वां, इसमें है 6 टीमें और जो स्प्लिट है 2 ग्रुप्स में 3-3 टीम्स के, और जो लीड टुवर्ड कर रही हैं सुपर 4 स्टेज की तरफ, जहाँ पे 4 टीमें जो है निकल करके आएंगी सेमीफाइनल्स के लिए तैयार होंगी, है ना, 4 टीमें। और ये सारा काम होगा बिफोर कंक्लूडिंग विद द फाइनल एट कोलंबो ऑन सितंबर 17। ये सारा काम होगा कंक्लूड करने से पहले, ख़त्म होने से पहले
फाइनल के कोलंबो में श्रीलंका में 17 सितंबर को। ये आपको पूरा शेड्यूल बता दिया है करंट वर्जन का एशिया कप के। वर्जन की वर्ब है हैज़। सिंपल सेंटेंसेज है ना, दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ? मेरे ख्याल से बहुत ईजी आर्टिकल है आज का। चलो अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ बताएगा कि इस राइवलरी से, जो आपको भी पूरा बताया हिस्ट्री, इससे नुकसान क्या क्या हो रहे हैं। कह रहे जी, इट इज़ अ ट्रेवेस्टी दैट मैचेस इन्वॉल्विंग इंडिया एंड पाकिस्तान आर रिड्यूस्ड टू गेस्ट अपीयरेंसेस विद इन आईसीसी इवेंट्स एंड एशिया कप जोस्ट। कह रहे जी ये ट्रेवेस्टी है, अपने आप में मखौल है, पैरोडी है, मौकरी है कि जो मैचेस हैं इंडिया पाकिस्तान के इन्वॉल्व करते हैं दोनों कंट्रीज़ को, वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं इस कद तक, इस साइज़ तक। और जो है गेस्ट अपीयरेंसेस का, गेस्ट अपीयरेंसेस समझते हैं, मतलब जिसमें कोई रेटिंग, कुछ पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहे हैं, बस कभी कभी कोई एक अपीयरेंस हो गया गेस्ट की तरह। ऐसे मैच हो रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के। ये हो रहे हैं आईसीसी इवेंट्स के अंदर और एशिया कप के मुकाबलों के अंदर। जोस्ट मतलब समझ गए ना, आपने कॉम्पिटिशन या मुकाबला। इट की वर्ब है इज, मैचेस की वर्ब है आर रिड्यूस्ड। चलिए कह रहा है जी, अवे फ्रॉम द डिप्लोमेटिक क्रॉस फायर, इंडिया, पाक एंड श्रीलंका विल लुक एट द एशिया कप एज अ प्रिपरेटरी स्टेज फॉर द वर्ल्ड कप कमेंसिंग इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर। कह रहा है अगर अवे हो जाए, दूर हो जाए डिप्लोमेटिक क्रॉस फायर से। डिप्लोमेटिक आप समझते हैं, जो डिप्लोमेसी से जुड़ी हो। क्रॉस फायर का मतलब होता है आपसी मुठभेड़, कन्फ्रंटेशन। कह रहा है जी अगर डिप्लोमेटिक आपसी जो चलते हैं ना, एक दूसरे पे तंज कसे जाते हैं, लड़ाइयाँ की जाती हैं, कह रहा है अगर उससे दूर चले जाएं तो इंडिया, पाक और श्रीलंका जो है ना, वो लुक करेंगे एशिया कप पे। और कैसे? एक प्रिपरेटरी स्टेज के तौर पे वर्ल्ड कप की, जो शुरू होगा इंडिया में ही इसी अक्टूबर के दौरान, है ना। अगर ईगो छोड़ दो आप, लड़ाइयाँ छोड़ दो आपसी, तो आपके लिए एशिया कप तो एक वार्म अप है जो इस साल के वर्ल्ड कप का, तीनों ही कंट्रीज़ के लिए। क्रॉस फायर आप समझ गए ना, मुठभेड़ को बोल गए। इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका की वो है विल लुक। चलिए कह रहा है जी, द इंडिया स्क्वाड विल ट्राई टू फिक्स द मिसिंग लिंक्स इन द कमिंग वीक्स, बट विद केएल राहुल, श्रेयस अय्यर एंड इवन बुमराह विंगिंग बैक फ्रॉम इंजरीज, देयर इज एंग्जाइटी। कह रहे इंडिया की जो टीम है ये ट्राई करेगी फिक्स करने की मिसिंग लिंक्स को, उन कमियों को। मिसिंग लिंक्स क्या होते हैं? कमियाँ, जहाँ पे कुछ लिंक बैठ नहीं रहा। आपको 10 ओवर के बाद बॉलर नहीं है आपके पास कोई, है ना, 10 से 20 ओवर के बीच में, जब तक स्पिनर्स नहीं आएंगे। तो कह रहा है जब ये मिसिंग लिंक है ना, इनको इंडिया की टीम जो है ट्राई करेगी फिक्स करना आने वाले वीक्स में। लेकिन ये सारा काम कैसे होगा? कह रहे लेकिन केएल राहुल के, श्रेयस अय्यर के और यहाँ तक कि बुमराह के विंग बैक करने के साथ ही, रिटर्न करने के साथ ही, अपनी अपनी चोटों से, इंजरीज से, देयर इज़ एंग्जाइटी, बहुत सारी एंग्जाइटी है, बहुत सारी परेशानी है ना। तो ये आ रहे हैं वापस, लेकिन ठीक से आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से इंजर हो जाएं। तो ये मिसिंग लिंक को हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन एंग्जाइटी बहुत सारी हमें दिख रही है। स्क्वाड की वर्ब है विल ट्राई। स्क्वाड का मतलब होता है टीम। विंग बैक करना यानी वापस आना, रिटर्न करना। एंग्जाइटी की वर्ब है इज़, देयर से क्लॉज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। कह रहा है जी, द लास्ट नेम्ड डिड वेल एज अ लीडर ड्यूरिंग द recent T20s in Ireland, and yet the Indian lineup looks unsettled। कह रहा है जो लास्ट नेम्ड है, हमने 2-3 के नाम लिए, इनमें जो इसका सबसे आखिर में नाम लिया गया है, लास्ट नेम्ड कौन है? बुमराह। कह रहा है जो जसप्रीत बुमराह है, लास्ट नेम्ड पर्सन है, उसने बहुत अच्छा किया था एक लीडर के तौर पे। और कब? रीसेंट T20s में जो आयरलैंड में हुए थे। कह रहा है फिर भी भारत का जो लाइनअप है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है टीम का, वो अनसेटल्ड दिखाई देता है, उसमें आपको अस्थिरता दिखाई देती है। लास्ट आपका सब्जेक्ट है, डिड इसकी वर्ब है, नेम्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, लास्ट हु वाज नेम्ड या लास्ट नेम्ड। लाइनअप मतलब टीम की स्ट्रक्चर, उसकी वर्ब है लुक्स। कह रहे जी, मच विल हिंज ऑन द बैटिंग थ्रस्ट दैट स्कीपर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली कैन लैंड। कह रहा है जी बहुत कुछ हिंज ऑन करेगा। मच मतलब बहुत कुछ, हिंज ऑन करना मतलब डिपेंड करना। कह रहा है बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और किस पे? बैटिंग थर्स्ट पे, बैटिंग के जोर पे, बैटिंग के दबाव पे या फोर्स पे। कह रहा है जो कि स्कीपर रोहित शर्मा, स्कीपर मतलब आपका कैप्टन, और उसका साथी विराट कोहली लैंड करेंगे, देने वाले हैं। लैंड द थ्रस्ट का मतलब होता है दबाव देना या फोर्स देना। तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, ये दोनों कितना अच्छे से खेलते हैं। कह रहा है जी, वाइल सूर्य कुमार यादव नीड्स टू फाइंड हिज फीट इन ODIs,
कह रहे जबकि ये जो प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, इसको ज़रूरत है अपने फीट को फाइंड करने की, अपने मजबूती पकड़ने की, है ना। और कहाँ पे, ओडीआईज के अंदर जो है वनडे इंटरनेशनल्स में। आगे बात समझ में। अब ये खिलाड़ी स्पेसिफिक हो रहा है, प्लेयर स्पेसिफिक। इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि मैच का रुझान कैसा होगा। और सूर्य कुमार यादव का अभी फॉर्म में आना बाकी है, अभी उसको ओडीआईज में खेलने के लिए अपने फीट को फाइंड करना है, अपनी पकड़ को बनाना है। चलिए, लैंड थर्स्ट एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में। व्हेन यू लैंड थ्रस्ट टू समथिंग, आप उस चीज़ को पूरा फोर्स देते हैं, पूरा दबाव देते हैं। हिंज ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, एंकर ऑन। ऑन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है चारों इन वर्ब्स के बाद। कह रहे जी इंसिडेंटली दिस एशिया कप विल कंसिस्ट ऑफ ODIs, while in some of its previous अवतार्स या वर्जन्स इट हैड डेलिड विद T20s। कह रहे जी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एशिया जो है मिलकर के बना है वनडे इंटरनेशनल्स का 50 ओवर के गेम्स का। जबकि इसके कुछ प्रीवियस अवतार जो थे, आइटरेशंस या वर्जन जो थे, वो उन्होंने डेली विद किया था। उन्होंने, समझ में, किसी के साथ जो है नॉन सीरियस वे के अंदर जब इंगेज करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, तो इसके पीछे वाले जो टूर्नामेंट्स हैं एशिया कप, वो सब के सब फ्लर्ट कर चुके हैं T20 के साथ में। अब T20 से फ्लर्ट करने का मतलब क्या है, ऐसे ही T20 करवा लिए, बीच में 4 करवा के देख लिए कैसा रहता है। नॉन सीरियस वे में खेल रहे थे T20 फॉर्मेट के साथ। इस बार T20 नहीं होगा। एशिया कप की वर्ब है विल कंसिस्ट, इट की वर्ब है हैड डेलिड विद। डेली विद करना, किसी से छेड़ना, है ना, मजाक मस्ती करना। कंसिस्ट के बाद में ऑफ लगेगा। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अभी कॉन्सेप्ट जो आपको डिटेल में करवाएंगे, ठीक है। एक बार पूरा कर लें, अपने 1-2 सेंटेंसेस हो रहे हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट पे, बड़े से कॉन्सेप्ट पे, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, एक साथ आपको करवाता हूँ। कह रहे जी आगे, श्रीलंका टू इज़ इन ए ट्रांसिटरी फेज बट द मोस्ट हार्डनिंग स्टोरी वुड बी अफगानिस्तान रेजिलियंस even if back home the Taliban's restrictions tend to suffocate life and sports। कह रहे श्रीलंका भी एक ट्रांजिटरी फेज में है, एक बदलाव वाले चरण में है। कह रहे लेकिन सबसे ज़्यादा दिल को गर्म कर देने वाला, हार्टनिंग, दिल को इंकरेज कर देने वाला जो स्टोरी है वो होगा अफगानिस्तान की रेजिलियंस का, अफगानिस्तान के जुझारूपने का। रेजिलियंस मतलब गिर के उठने की ताकत, आपका जुझारूपना। कह रहे अगर ये इवन इफ इनके घर में बैक होम जो तालिबान नाम के आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, उनकी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सफोकेट भी कर देती हैं। उनकी जो पाबंदियां हैं वो गला भी घोंट देती हैं। सफोकेट करना, किसी का गला घोंटना, किसका, जीवन का, जिंदगी का और स्पोर्ट का, यानी खेल का। आई बात समझ में। तो श्रीलंका का तो आपको पता ही है, ट्रांजिटरी फेज चल रहा है, घर पे बहुत बुरे हालात हैं इनके, फिर भी खेल रहे हैं बेचारे। और अफगानिस्तान के तो कहने ही क्या, तालिबान के बावजूद भी ये खेलने पहुँच गए। ये एक बहुत ही जुझारूपने की, रेजिलियंस की बात है। श्रीलंका की वर्ब है इज, स्टोरी की वर्ब है वुड बी। सफोकेट करना, किसी का गला घोटना। कह रहा है जी मीनवाइल बांग्लादेश येट टू विन द एशियन टाइटल गेट्स अनदर टिल्ट बट ऑल आइज विल बी ग्लूड टू सैटरडेज इंडिया पाकिस्तान टसल एट पहले किले। कह रहा है जी इसी बीच बांग्लादेश जो अभी भी बाकी है इस एशिया कप के टाइटल को जीतना। कह रहे इसको मिलता है एक और टिल्ट, एक और मौका, एक और चांस। कह रहे लेकिन सारी जो आइज़ हैं वो ग्लूड होंगी, चिपकी हुई होंगी सैटरडे के इंडिया पाकिस्तान टसल पे, इंडिया पाकिस्तान के झगड़े पे। टसल मतलब समझ गए ना, मुकाबले पे, जो होगा श्रीलंका में पहले किले नाम की जगह पे, एट पहले किले। बांग्लादेश की वर्ब है गेट्स, इट गेट्स अनदर टिल्ट। आइज़ की वर्ब है विल बी ग्लूड, ग्लू का मतलब है चिपकना। आइज़ अगर ग्लूड होती हैं तो मतलब समझ गए ना, सबकी नज़रें उसी जगह पे होंगी। कह रहे दिस कॉन्टेस्ट में ऑफर क्लूज टू द एशियन एंगल इन अपकमिंग वर्ल्ड कप। कह रहे ये कॉन्टेस्ट जो है, मुकाबला जो है, ऑफर कर सकता है कुछ क्लूज़ को, और किसके लिए, एशियन एंगल के लिए अपकमिंग वर्ल्ड कप में। भाई इंडिया जीत गई या पाकिस्तान जीत गया तो राइवलरी से शुरू हो जाएगी ना। यही कॉन्टेस्ट से वर्ल्ड कप की जो है नींव रखी जाएगी। वहाँ पे एशिया की कंट्रीज़ कैसे लड़ने वाली हैं, खेलने वाली हैं, वर्ल्ड कप की एक छोटा सा ना क्लू मिल जाएगा आपको, झलक मिल जाएगी। दिस कॉन्टेस्ट की वर्ब है मे ऑफर। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है, अपना वो देख लेते हैं फटाफट से। जो ग्रामर कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये है कि 1 2 3 4 5 और ये 4, ये 9 वर्ब्स को याद रखो। ये सिनोनिमस हैं एक दूसरे से। सीक और लुक फॉर एक ही बात है, रिसेंबल और बी सिमिलर टू एक ही बात है, अवेट और वेट फॉर एक ही बात है। तो ये लेफ्ट और राइट में सिनोनिमस वर्ब्स हैं, लेकिन लेफ्ट वाली वर्ब्स जो हैं कोई प्रेपोजिशन नहीं लेंगी ट्रांजिटिव में, राइट वाली इंट्रांजिटिव है, प्रेपोजिशन हमेशा लेती हैं। अगर रीच के बाद में एट लगा रहे हो तो गलत है, लेकिन अराइव के बाद में एट आएगा।
आई हैव रीच्ड दिल्ली और आई हैव अराइव्ड एट दिल्ली। आई एम अवेटिंग यू और आई एम वेटिंग फॉर यू। आई अपोज दिस आइडिया एंड आई ऑब्जेक्ट टू दिस आइडिया। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो ये 9 वर्ब्स का जोड़ा आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, सुंदर सा, साफ सुथरा, बार बार आपके रीडिंग के अंदर ये वर्ब्स आती हैं। कुछ क्वेश्चन बना करके देखते हैं इन पे। स्टूडेंट्स आर वेटिंग या अवेटिंग फॉर देयर एग्जाम रिजल्ट। बच्चे जो हैं अपने एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखो 4 लग गया तो आपका एग्जामिनर कह रहा है कि वो वाली वर्ब चूज करो जिसके साथ 4 आ सकता है, और 4 आएगा वेट के साथ। तो अवेटिंग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर। समझ गए? इस तरीके से आपको आपका एग्जामिनर हिंट देगा और हिंट के हिसाब से आपको सही वर्ब को चूज करना होगा। सम ओल्ड ट्राइब्स इनहैबिट या लिव दिस एरिया। कुछ पुरानी ट्राइब्स जो हैं इस एरिया में रहती हैं। देखो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई गई तो फिर लिव इन नहीं आ सकता, उसके लिए तो इन चाहिए ना। यहाँ पे इनहैबिट दिस एरिया मुझे लिखना चाहिए, ठीक है। ओल्ड ट्राइब्स इनहैबिट दिस एरिया। इनहैबिट और लिव इन दोनों का मतलब है रहना। यू आर सिमिलर या यू रिसेंबल टू माई सिस्टर। आप मेरी बहन जैसी दिखाई देती हैं, उसके जैसी ही हैं या उसके जैसी दिखाई देती हैं। सिमिलर टू या रिसेंबल टू। अब देखो रिसेंबल तो अपने बाद टू लेता नहीं है, आपने टू ऑलरेडी लगा दिया। अगर ये टू ना होता तो मैं रिसेंबल चूज़ कर देता, यू रिसेंबल माई सिस्टर, अगर ये टू ना होता। लेकिन टू लगने की वजह से मुझे लिखना पड़ेगा यू आर सिमिलर टू माई सिस्टर। तो ये कॉन्सेप्ट था सिंपल वाला, बेसिक वाला, जो आपको आना ही चाहिए और ये 9 वर्ब्स आपको याद होने ही चाहिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस लेकर के जा रहा हूँ। कहीं पे भी किसी भी किताब में ये दोनों कॉन्सेप्ट साथ में नहीं मिलेंगे और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखो ये एडवांस्ड वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ओपोज, मैरी और कंप्राइज है ना। कंप्राइज के बाद में कुछ लगाना नहीं है ना, मैरी के बाद में कुछ लगाना नहीं है, ओपोज के बाद में कुछ लगाना नहीं है। तो ये तीनों जो मैंने आपको अंडरलाइंड वर्ड्स दिखाए हैं ना, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब ये वर्ब्स हों। भाई वर्ब के साथ ही फिक्स प्रपोजिशन होगी। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होंगे, पास्ट पार्टिसिपल होंगे, वर्ब का काम नहीं कर रहे होंगे, उस केस के अंदर ये अपने साथ में अपना प्रपोजिशन लेकर के चलते हैं। इन 3 वर्ब्स को ही अपने को ध्यान रखना है, कंप्राइज, अपोज और मैरी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इनका प्रपोजिशन इनके साथ में फिक्स्ड है और वही लगेगा। द बुक वॉज कंप्राइज्ड 100 पेजेस। अब देखो वैसे तो कंप्राइज वर्ब कुछ नहीं लेती, लेकिन यहाँ पे कंप्राइज V3 एडजेक्टिव है, ना कि कोई वर्ब है। किताब मिल करके बनी हुई थी, किताब को बनाया नहीं गया था पैसिव में, किताब मिल करके बनी हुई थी 100 पेजेस से। भाई अगर बनाया गया था तो फिर बाय लगा के बताओ ना, बाय द बुक बाइंडर ऐसा लिखो ना, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मतलब ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे ऑफ लगेगा, जरूरी आएगा। समझे कन्फ्यूजन का रीज़न क्या है? कुछ बच्चे कंप्राइज के बाद में ऑफ देखते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं सर कैसे लग गया। भैया वो एडजेक्टिव होगा, उसी केस में इसके बाद में ऑफ, फॉर या जो भी लगाना है वो प्रेपोजिशन फिक्स्ड होगी। वैसे ही फार्मर्स आर अपोज द न्यू लॉस। अपोज वर्ब अपने बाद में कुछ नहीं लेती, अभी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे अपोज्ड एक एडजेक्टिव है। फार्मर्स खिलाफ हैं, फार्मर्स को अपोज नहीं किया जा रहा, फार्मर्स के ऊपर कोई विरोध नहीं हो रहा, फार्मर्स खिलाफ हैं, वो खुद विरोध कर रहे हैं। दे आर गुड, दे आर बैड, दे आर अपोज्ड। समझ गए? इस केस में एडजेक्टिव होने की वजह से अपोज के बाद में आप टू लगाएंगे। अपनी एडजेक्टिव फॉर्म में अपोज जो है टू लेता है अपने बाद में। चलिए मेरे ख्याल से एडवांस कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर अब हो गया होगा। ऐसे ही मैरी वर्ब को भी देख लो। सेलेना इज मैरिड एडम। जनरली मैरी वर्ब अपने बाद में कुछ लेगी नहीं, लेकिन मैरिड यहाँ पे एडजेक्टिव है। सेलेना मैरिड है, शादीशुदा है एडम से। सेलेना ने मैरी नहीं किया एडम से, शादी किया नहीं, वो शादीशुदा है। सेलेना इज मैरिड, अगर वो मैरिड है, शादीशुदा है, एडजेक्टिव बन गया तो मैरिड टू लगता है इस केस में, विद नहीं आता, टू आता है, ठीक है। आई एम मैरिड टू हर, शी इज मैरिड टू मी। चलिए मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जी, क्या अफगान की रेजिलियंस क्या है? आज अफगान इतना रेजिलियंट क्यों है ना, और वो नोटवर्दी क्यों है? अफगानिस्तान का एशिया कप में खेलना, उसका जुझारूपना दिखाना इतना अपने आप में एक नोटिसेबल चीज़ क्यों है, कंसीडर करते हुए चैलेंजेस को जो वो घर में फेस कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है अफगानिस्तान के खेलने पे हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा मतलब अच्छी वाइब्स आ रही है? क्या रीज़न है? 4 रीजन्स आपको बताए हैं। अफगानिस्तान की टीम में सारे तालिबान वाले आते हैं खेलने। अफगानिस्तान पे स्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं तालिबानियों की वजह से। अफगानिस्तान की खुद की एक हिस्ट्री है क्रिकेट को बॉयकॉट करने की, है ना। और अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने अपना डिज़ायर बताया है कि वो दूसरी कंट्रीज़ में
चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपना देश छोड़ देंगे। चलो मेरे ख्याल से आंसर निकालना बहुत ईजी है। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना, अपना आंसर निकालो, फिर मेरे आंसर से जो है चेक करो। कह रहे जी इनमें से कौन सी चीज़ आप इन्फर कर सकते हैं, कौन से कंक्लूजन को निकाल सकते हैं सबसे बड़े रीजन के तौर पे एशिया कप के ग्रेजुअल डेविएशन का, भटक जाने का अपने ओरिजिनल पर्पज से, जो था एशिया में क्रिकेट नाम के खेल में यूनिटी को दिखाने का। तो कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो आप निकाल सकते हैं कि वो सबसे बड़ा रीजन है एशिया कप की बर्बादी का, ऐसा समझ लो। क्या रीजन है? 4 रीजन आपके सामने लिखे हैं। अब हिंदी कर दूंगा तो ये आप देखते ही बता दोगे, खुद से हिंदी करनी है, ट्रांसलेट करो, सही आंसर को चूज़ करो। मैंने फर्स्ट कमेंट में सही आंसर डाल भी दिया है, वहाँ से फिर मैच कर लो। ट्राइवेस्टी वर्ड का सिनोनिम पूछा आपसे, मेरे ख्याल से सबको ये वर्ड आता होगा। ट्राइवेस्टी मतलब मॉकरी, बॉनमी, फिशर या डेलियंस। चारों ही वर्ड्स का मीनिंग आपको आना चाहिए, ट्राइवेस्टी का अपने आप ही निकल जाएगा, है ना। वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द ब्रिज इंडस या थेम्स, इस ईडियम का क्या मीनिंग है? करवाई थी ना आपको ईडियम, इसका मीनिंग बताना है सिंपल लैंग्वेज में। स्पाउस वर्ड का एंटोनिम आपसे पूछा, एंटोनिम उल्टा, है ना, उल्टा बताना है आपको। यहाँ 6वें 7वें में 2 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिलेगी इस वर्ब के आसपास, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ब या एडजेक्टिव के आसपास। चलिए फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं, कल आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन